से वो गैस गुजर रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल प्रोसेस से गुजर रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबारिक प्रोसेस से गुजर रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक प्रोसेस से गुजर रहा है। तो ये सब प्रोसेसेस हैं। तो जैसे डेंसिटी जो है वो हालात पर डिपेंड करेगा कि गैस किस हालात में है, वैसे ही बल्क मॉडुलस प्रोसेस पर डिपेंड करेगा कि गैस में चल क्या रहा है, कौन सा प्रोसेस है। हर प्रोसेस के लिए एक नया बल्क मॉडुलस है। यहां तक बात समझ में आया? ठीक है। तो जब लोगों को ये बात समझ में आया, ठीक है, तो फिर ये सोचा गया कि जब एयर में साउंड प्रोपगेट कर रहा है या गैसेस में साउंड ट्रेवल कर रहा है, हम बोले और मेरे पास में कोई व्यक्ति खड़ा है जिसको मेरा आवाज़ सुनाई दिया, है ना, ये बोला और इससे होते हुए साउंड इसके पास पहुंचा। तो जब इसके पास साउंड पहुंचा, ये वेव इसके पास पहुंचा, तो एयर में ट्रैवल किया। तो जब एयर में ट्रैवल किया ना, तो जब साउंड एयर में ट्रैवल कर रहा था उस समय एयर में प्रोसेस क्या चल रहा था, जितने मीडियम को ये यूज किया है साउंड ट्रैवल करने के लिए एज अ मीडियम, उस मीडियम में प्रोसेस क्या चला है। अगर वो प्रोसेस पता चल जाए तो फिर हम लोग बल्क मॉडुलस पे काम कर सकते हैं। तो फिर लोगों ने सोचना चालू किया और लोगों में न्यूटन था जिसने सोचना चालू किया। तो न्यूटन ने सबसे पहले इस पे अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो अभी जैसे हम 4 प्रोसेस का नाम लिए, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। अगर हम लोग को अभी जितना मालूम है उतना मालूम होता और हम लोग ये बात ढूंढ रहे होते कि जब साउंड एयर में ट्रैवल करता है तो वो एयर के साथ क्या करवा रहा होता है, कौन सा प्रोसेस फॉलो करवा रहा होता है। तो अगर हम लोग सोचते तो क्या हम लोग आइसोबारिक का नाम लेते? बिल्कुल नहीं। आइसोबारिक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि साउंड वेव का ट्रैवलिंग को हम लोग प्रेशर वेरिएशन के टर्म्स में लिखते हैं, प्रेशर वेव के टर्म्स में लिखते हैं। तो प्रेशर तो वेरी कर ही रहा है इस पूरे इलाके में। तो आइसोबारिक प्रोसेस तो नहीं चल रहा है गैस में, ठीक है। आइसोकोरिक आइसोकोरिक भी नहीं चल रहा है। अगर हम लोग उसकी जगह होते तो हम लोग बोल देते आइसोकोरिक भी नहीं है। क्यों? जहां तक इतना हम लोग को पता है कि अरे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसी वजह से प्रेशर भी चेंज हो रहा है। तो आइसोकोरिक भी नहीं है, आइसोबारिक भी नहीं है। तो न्यूटन अज्यूम किया कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस चल रहा है। न्यूटन का अजम्पशन क्या था? आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। वो ये माना कि जब गैसेस में साउंड का ट्रैवलिंग हो रहा है तो उस दौरान उस पोर्शन का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर वॉल्यूम में तो वेरिएशन आ रहा है। इसका मतलब पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। अब बल्क मॉडुलस कैसे निकालते हैं, यहां से हमको ये बात समझ में आ जाएगा। तो भाई बल्क मॉडुलस होता है माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। डेल्टा वी ये स्मॉल चेंजेस है प्रेशर वॉल्यूम में। तो बल्क मॉडुलस निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू वी, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो p को एज इट इज रखे, v का डिफरेंशिएशन 1 प्लस v को एज इट इज रखे, p का डिफरेंशिएशन 1, साथ में dp बाई डी, कॉन्स्टेंट का 0। तो p इज इक्वल्स टू माइनस वी dp बाई डी। इस v को ले आते हैं नीचे, तो p इज इक्वल्स टू माइनस dp अपॉन dv बाई वी। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और ये वाला चीज तो यही लिखा हुआ है। तो ये हो गया बल्क मॉडुलस। मतलब आइसोबारिक प्रोसेस अगर चल रहा है तो आइसोबारिक प्रोसेस में बल्क मॉडुलस जो है वो गैस के प्रेशर के बराबर ही होता है। तो अगर ऐसा है तो फिर साउंड का स्पीड कितना होना चाहिए? साउंड का स्पीड b बाई रो होना चाहिए, मतलब p बाई रो।
और आइडियल गैस इक्वेशन से P और रो में एक रिलेशन होता है, P इक्वल्स टू रो आर टी बाई एम। एम ये मॉलिक्यूलर मास इन केजी है। तो P बाई रो का वैल्यू हो गया आर टी बाई एम, इसको रख देते हैं यहां पर। तो V का वैल्यू आ गया आर टी बाई एम। एम मॉलिक्यूलर मास, आर जो है वो गैस कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है इन केल्विन। टेम्परेचर इन केल्विन, मॉलिक्यूलर मास इन केजी, सब ऐसा ही यूनिट में रखना है। तो न्यूटन के हिसाब से ये गैस में साउंड के स्पीड का फॉर्मूला है। अब उस समय एयर में साउंड का स्पीड पता था, ये फॉर्मूला आने से पहले ही। कैसे पता था? एक्सपेरिमेंटली, है ना। थ्रू एक्सपेरिमेंट्स लोग जानते थे कि साउंड का स्पीड एयर में, एयर जो कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ गैसेस का मिक्सचर है, बाकी सब गैसेस बहुत कम मात्रा में है, तो उसमें साउंड का स्पीड नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर है उस पर 330 मीटर पर सेकेंड के आसपास है। इस फॉर्मूले से चेक किया गया, तो ये फॉर्मूला रूम टेम्परेचर पर ये वैल्यू दिया 280 मीटर पर सेकेंड। टू 280 मीटर पर सेकेंड दिया, तो ये लगभग 16% के आसपास कम है जो एक्चुअल आना चाहिए था। तो फिर इस फॉर्मूले को रिजेक्ट कर दिया गया। लोगों को पता था कि साउंड का स्पीड जो है वो रूम टेम्परेचर पर एयर में 330 मीटर पर सेकेंड के आसपास होता है। न्यूटन वाला फॉर्मूला कितना दिया? 280। तो समझ में आ गया कि नहीं, ये गड़बड़ है, तो ये वाला फॉर्मूला रिजेक्ट हो गया। तो गड़बड़ हुआ कहाँ? गड़बड़ यहाँ हुआ। न्यूटन जो अज्यूम किया था आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक हम लिख कर और काम कर रहे हैं आइसोथर्मल वाला, सॉरी, करेक्ट कर लेंगे इसको। आइसोथर्मल प्रोसेस माना था, आइसोबारिक नहीं। आइसोबारिक तो हम लोग शुरुआत में मना कर रहे हैं, आइसोबारिक नहीं हो सकता है, प्रेशर कांस्टेंट तो है ही नहीं, वेरी कर रहा है, वॉल्यूम भी नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट माना, तो आइसोथर्मल प्रोसेस। गड़बड़ यहां हुआ है, आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। फिर इसमें करेक्शन हुआ, लाप्लास करेक्शन। ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है। तो लाप्लास ने कहा कि देखो भाई, ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, ये तो एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस वही जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है, हीट का एक्सचेंज जीरो है। अब ये बाकी ये प्रोसेस डिटेल में क्या होता है इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। तो इस प्रोसेस के लिए, जैसे आइसोथर्मल के लिए हम लोग ये प्रोसेस इक्वेशन लिखते हैं कि पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट, वैसे ही एडियाबैटिक के लिए एक इक्वेशन होता है पीवी टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये कहाँ से आया इसके बारे में नहीं सोचना है, जब हम लोग आगे थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे तब ये बात पता लग जाएगा। तो वो ये माना, लाप्लास का ये मानना था कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, पीवी टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। बल्क मॉडुलस निकालना है, डिफरेंशिएट कर दो, पी गामा वी टू दी पावर गामा -1 प्लस वी टू दी पावर गामा इंटू डी पी बाई डी वी इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया वी टू दी पावर गामा डी पी बाई डी वी, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, गामा पी वी टू दी पावर गामा -1, ये उधर चला गया, माइनस वी टू दी पावर गामा डी पी बाई डी वी। तो ये बचा गामा पी वी टू दी पावर गामा -1, पूरा कैंसिल होगा, तो यहाँ v बचा डी पी बाई डी वी। वी को ले आएंगे नीचे, तो गामा इंटू पी इज माइनस डी पी अपॉन डी वी बाई वी, ये तो वही बन गया, माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी।
तो ये है बल्क मॉडुलस। एडियाबैटिक प्रोसेस में बल्क मॉडुलस का वैल्यू गामा इंटू पी। तो स्पीड ऑफ साउंड इज बी बाई रो। ये गामा जो है, ये गामा एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो गामा पी बाई रो हो गया, जो पहले पी बाई रो आता था वो गामा पी बाई रो हो गया। तो स्पीड आ गया आर टी बाई एम की जगह अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। और जब इससे चेक किया गया तो एकदम एक्यूरेट वैल्यू मिल रहा था। तो मतलब ये पता चल गया कि अच्छा ये तो एडियाबैटिक प्रोसेस फॉलो कर रहा है। और ये अपने पास गैसेस में साउंड के स्पीड का फॉर्मूला मिल गया अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। गामा को एडियाबैटिक कांस्टेंट कहा जाता है। दिस इज एडियाबैटिक कांस्टेंट। मोनोएटॉमिक के लिए इसका वैल्यू 5/3 और डायाटॉमिक गैस के लिए, बस ये खाली मोनोएटॉमिक है या डायाटॉमिक इस बात पर डिपेंड करता है, तो इसका वैल्यू 7/5। मतलब ऑक्सीजन के लिए भी इसका वैल्यू 7/5, हाइड्रोजन के लिए भी 7/5, नाइट्रोजन के लिए भी 7/5। डायाटॉमिक है तो 7/5, मोनोएटॉमिक है तो 5/3, हीलियम के लिए 5/3, ऑर्गन के लिए 5/3। तो ये आ गया फॉर्मूला। अब ये एडियाबैटिक कांस्टेंट होता क्या है, ये कहाँ से आ गया, इसके बारे में अभी नहीं सोचना, ये आगे वाले चैप्टर का बात है। तो हम लोग को साउंड के स्पीड का फॉर्मूला मिल गया और पहली बार हम लोग को न्यूटन का भी रिजल्ट गलत होते हुए दिखा। सबका गलत हुआ है ना, बड़े बड़े लोगों का सबका फील गलत हुआ है। बहुत बार अजम्पशन लेने के बाद एक बार कुछ सही आता है। ये जो चीज़ बताए हैं ना, ये इसलिए नहीं बताएं कि देखो न्यूटन गलत था, है ना, ये इसलिए बताएं कि ये पूछा जा सकता है कि भाई मतलब न्यूटन के हिसाब से साउंड का स्पीड क्या था, वो कौन सा प्रोसेस अज्यूम किया था। तो ये बात क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए हम लोग जान रहे हैं। बात क्लियर है यहाँ तक। तो अब अपने पास साउंड का जो स्पीड है उसके लिए उसका गैसेस में स्पीड का एक फॉर्मूला है अंडर रूट गामा आर टी बाई एम, जिसमें कि गामा एडियाबैटिक कांस्टेंट, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर इन केल्विन, एम मॉलिक्यूलर मास इन केजी। क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। Compare speed of sound in helium and oxygen at a particular टेम्परेचर। किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हीलियम में और ऑक्सीजन में स्पीड ऑफ साउंड को कंपेयर करना है, किसमें ज़्यादा कम है, कितना ज़्यादा है, रेशियो करते हैं। हीलियम, देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। तो हीलियम के लिए लिखेंगे, हीलियम मोनोएटॉमिक है, तो गामा का वैल्यू 5/3 आर टी और एम का वैल्यू हो जाएगा 4 ग्राम होता है मॉलिक्यूलर मास, 4/1000 केजी में रखना है। हालांकि यहाँ हम लोग रेशियो लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसको हमेशा ऐसे ही लिखना है ताकि कभी गलती ना हो। टी किस में, केल्विन में, हालांकि टी यहाँ लिखने का जरूरत नहीं है, दोनों के लिए सेम टेम्परेचर है। 7/5 आर टी 32/1000।
इन दोनों का रेशियो ले लिया जाए, हीलियम अपॉन ऑक्सीजन। तो आरटी आरटी तो कैंसिल हो जाना है, 5/3 अपॉन 4, 5/3 अपॉन 4/1000, 7/5 अपॉन 32/1000। तो ये 1000 तो कैंसिल। तो बस अब ये कैलकुलेशन देख लेते हैं ये क्या आ रहा है। तो ये आ जाएगा, पूरा रूट के अंदर है 5/3, ये 5/7 और ये 32/4। ये वैल्यू आ रहा है, हीलियम बाई ऑक्सीजन 10 इंटू √2/21। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं अच्छा सा। Speed of sound in a gas at a particular speed of sound in a gas at 27 degrees Celsius is V. Speed of sound in a gas at 27 degrees Celsius is V. Find the temperature at which speed of sound in that gas is first 2V, second 1.02V। इसको सॉल्व करते हैं। किसी टेम्परेचर पर, वो टेम्परेचर दिया हुआ 27 डिग्री सेल्सियस, V है, तो 2V होगा तो टेम्परेचर कितना है, और 1.02V है तो टेम्परेचर कितना है। सबसे पहला चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर केल्विन में रखा जाता है, यहाँ डिग्री सेल्सियस में। ये सबसे पहला गलती जो यहाँ हो सकता है, तो ये गलती ना हो। पहला वाला सॉल्व करते हैं। V होता है √γ/RT/m, वही गैस है, सेम ही गैस का बात कर रहा है, तो टेम्परेचर तो चेंज होना नहीं है, सॉरी गामा तो चेंज होना नहीं है और मास चेंज नहीं होना है। गामा R/m ये तीनों कांस्टेंट हो गया, खाली टेम्परेचर बदल रहा है। तो V/2V इज √T1/T2, बाकी सारा फैक्टर तो कांस्टेंट है। तो 1/2 इज √T1/T2। तो यहां से अपने पास आ गया T2 इज इक्वल्स टू 4T1। ये रिलेशन दे रहा है T2 इक्वल्स टू 4T1। मतलब बाद वाला जो टेम्परेचर है जिस पे 2V होगा वो T1 का 4 गुना है। अब 4 गुना है तो इसका 4 गुना मत कर देना, 27 इंटू 4 नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, फंस जाओगे। क्यों? केल्विन में। तो T1 कितना है भाई? T1 है 273 प्लस 27, 300 केल्विन। तो T2 कितना हुआ? 1200 केल्विन। अब अगर तुमसे आंसर डिग्री में पूछ रखा है तो अब इसमें से घटा दो, है ना। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करके 273 सब्ट्रैक्ट करके उसको डिग्री सेल्सियस में ले आओ ना। तो ये गलती यहाँ पे होता है कि सीधा इंटू 4 कर दिए। यहाँ तक तो सब कर लेते हैं जल्दीबाजी में, 27 इंटू 4 करके आंसर कर दिए। नहीं, दूसरा वाला
अब दूसरे वाले में क्या है ना, ये बड़ा गंदा सा वैल्यू दे रखा है 1.02v। यही काम यहाँ कर सकते थे, v/1.02v, इससे करके एक रिलेशन निकाल सकते थे, आ जाता कुछ ना कुछ। बट उसमें कैलकुलेशन बड़ा गंदा सा होता, मैनुअली करते तो थोड़ा टाइम लगता, और कैलकुलेटर से करते तो तुरंत हो जाता। लेकिन कैलकुलेटर ये एग्ज़ाम में एक्सेसिबल नहीं होता है, ये उसलिए दिया ही नहीं है। देखो यहाँ पर जो चेंज है बड़ा छोटा हुआ है, v से 1.02v, 2% का चेंज आ रहा है, ठीक है। चेंज बहुत ही छोटा है, और जब भी छोटे चेंज से हम लोग छोटे चेंज या छोटे एरर से डील करते हैं, तो वो एरर वाला फॉर्मूला जो यूनिट्स एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, वो फॉर्मूला ना हर चैप्टर में कहीं भी इस्तेमाल कराया जा सकता है, जब भी स्मॉल चेंज या स्मॉल एरर का बात हो रहा हो, और कैलकुलेशन एकदम कम रहेगा। तो अब यहाँ पर खाली टी पर डिपेंड कर रहा है, गामा आर बाई एम तो कांस्टेंट है, तो डेल्टा वी बाई वी टी का पावर हाफ है, तो हाफ टाइम्स डेल्टा टी बाई टी। तो टेम्परेचर में जरा सा चेंज आने से वेलोसिटी में कितने का चेंज आएगा, इसका रिलेशन आ गया। तो डेल्टा वी कितना है, वेलोसिटी में कितने का चेंज आया या स्पीड में कितने का चेंज आया, 0.02v अपॉन वी, हाफ डेल्टा टी अपॉन टी। तो ये v कैंसिल, तो डेल्टा टी बाई टी इज 0.04। तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी इज 0.04 टी, और टी कितना है, टी 27 डिग्री सेल्सियस नहीं है, 300 केल्विन है ना, केल्विन में रखना है। तो डेल्टा टी आ गया 12 केल्विन का चेंज आएगा। अच्छा, स्पीड बढ़ा है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा होगा, तो 12 केल्विन बढ़ गया, इसका मतलब जो नया टेम्परेचर है T2 वो कितना है, तो 300 प्लस 12, 312 केल्विन। तो 1.02v स्पीड जो है वो 312 केल्विन पर होगा, चाहे तो आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से करना है, बड़े आराम से हम लोग कैलकुलेशन कर लिए, ये क्वेश्चन दिया ही इसी चीज के लिए गया है। बात क्लियर है यहां तक? चलते हैं आगे।